गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। आज 19 अक्टूबर का करंट अफेयर्स हम लेकर हाजिर हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, दो तीन पॉइंट्स खासकर समझना जरूरी है। पहला क्वेश्चन पहले लेते हैं, उसमें समझाता हूं आपको। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द ग्रॉस डायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यू इन द करंट फाइनेंशियल ईयर सो फार, यानी कि अभी तक चालू वित्त वर्ष, चालू मतलब कि जो वर्ष चल रहा होता है अप्रैल मार्च चलता है, उसमें प्रत्यक्ष कर का राजस्व कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब इसका जो आंसर है वो है 24%, 24% तक की वृद्धि हुई है। परंतु अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दूं और पूछूं कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्सेस एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या फर्क होता है, तो ये पीसीएस का जीएस का सवाल बन जाता है, इकोनॉमिक्स का। कभी भी आइसोलेशन में पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई आपस में इंटरकनेक्टेड होकर पढ़नी है। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस, एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, यानी कि जीएसटी, सर्विस टैक्स, वैट, ठीक है। इसमें क्या होता है, टैक्स, वो टैक्स जिस पे लगा और वही पैसा वापस दे सरकार को, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। यानी कि मैंने इनकम कमाई और सरकार मुझ पे इनकम टैक्स लगा रही है, तो मैं ही दे रहा हूं, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, मुझ पे लगाई है और मैं ही पे कर रहा हूं। अगर मुझ पे जैसे कि आपने होटल में खाना खाया, खाना खाने के बाद सर्विस टैक्स दिया, तो लगा किसने, लगाया रेस्टोरेंट के ऊपर, लेकिन पे कौन कर रहा है, आप पे कर रहे हो, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो जिस पे लगा और वही दे तो डायरेक्ट टैक्सेस, और जिस पे लगा वो ना दे कि दूसरा बंदा दे तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। हिंदुस्तान के अंदर अमूमन इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होते हैं, हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं। इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इसकी मात्रा बहुत कम है, बड़ी मुश्किल 24% बढ़ा है अभी तक। मतलब कि जो टैक्स कलेक्शन की डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो टैक्स स्लैब से बाहर रहते हैं, 0% टैक्स देते हैं, ठीक है। अमूमन इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से ही सरकार रेवेन्यू जो है, अपना राजस्व जो है वो बढ़ाती है। लेकिन अब धीरे धीरे करके डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी सरकार फोकस कर रही है और अपना रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रही है। तो ये सवाल प्री में जो जीएस और करंट अफेयर्स दोनों से मिक्स होकर बन जाता है आपका, ठीक है। चलिए अब आता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कहां चला गया, हाँ, सवाल क्या है, भारतीय रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में वेपन सिस्टम शाखा का संबंध किससे है। वेपन सिस्टम ब्रांच, एक नई चीज निकाली है, वेपन सिस्टम ब्रांच, इसका संबंध किससे है। देखिए वेपन सिस्टम ब्रांच जो है, इसका संबंध है इंडियन एयर फोर्सेस से है, बट थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वेपन सिस्टम ब्रांच, वेपन सिस्टम हिंदुस्तान में बहुत हाई क्वालिटी के और हाई कैपेबिलिटी के वेपन्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस यानी सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है, या हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। तो होता क्या है कि इन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक मिलकर काम कर सकें। क्योंकि अब क्या है, अब जमाना वो नहीं है जहां पर हम ये बोलें कि जिसकी आर्मी अच्छी होगी वही युद्ध जीत जाएगा, या जिसकी नेवी अच्छी होगी वो युद्ध जीत जाएगा, या इसकी एयरफोर्स अच्छा होगा वो युद्ध जीत जाएगा। अब वक्त ऐसा आ गया है जब आप तीनों ही को मिलकर लड़ना पड़ेगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, इसलिए ये वेपन सिस्टम ब्रांच जो है वो क्रिएट किया है अभी हालत में इंडियन एयरफोर्स ने किया हुआ है, कि कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से हो सके, कि अलग अलग वेपन्स को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके, ठीक है। चलिए रिसेंटली द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022 विल बी अवॉर्डेड। इस साल का नोबेल प्राइज जो है वो अर्थशास्त्र के अंदर किसको मिला है, और इसका आंसर है ब्रेनेक, डायमंड और डाइविंग, ये तीनों ने मिलकर जीता है, तीनों ने मिलकर जीता है। कौन है ये तीन, ये तीन लोग हैं, ब्रेनेक, डायमंड और जो है आपका डाइविंग है, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़, डेविंग है, ठीक है, DYB डेविड, ठीक है। अच्छा, तीनों ही अमेरिका के हैं। काम क्या किया, काम समझने वाला होगा, सॉरी, रिसर्च की है बैंकिंग सिस्टम में,
बैंकिंग सिस्टम में, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर आर्थिक जो प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, रेसेशन आ रहा है, उसमें बैंक्स किस तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उस चीज के ऊपर इनको नोबेल दिया गया है। इनकी रिसर्च इतनी अच्छी रही है कि अगर मान लो आर्थिक मंदी आ रही है, उस समय बैंक का रोल क्या होगा, बैंक कैसे प्रोएक्टिव पार्ट कर सकता है, ये जो है, इसलिए इनको तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो नाम याद रखिएगा सर, नोबेल जो अलग अलग जगह पे इस साल के जितने भी नोबेल मिले हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए एक सवाल बन जाता है वो। ठीक है, चलिए, विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप? कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम है स्टार्टअप्स के लिए? ठीक है, कौन सी केंद्रीय मंत्रालय है? तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला समझते हैं कि ये क्रेडिट गारंटी स्कीम होता क्या है। क्रेडिट, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए यहां पर दो तीन शब्द समझते हैं। इसका आंसर तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, लेकिन एक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, पहले समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो शुरुआत करने जा रहे हैं, उनको हम फंड करेंगे, पैसा देंगे। ठीक है, स्टार्टअप के लिए बेसिकली ये कहने वाला मैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव स्कीम इज टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी, यानी पैसा देंगे फॉर लोन्स गिवन बाय, यानी कि जो बैंक लोन दे रहा है उस पर क्रेडिट गारंटी देंगे कि हाँ भाई हम आपके सपोर्ट में हैं, आपको दिक्कत है तो बैंक भी आराम से लोन दे दे, उन लोगों को खासकर लोन दे दे जिससे रिटर्न आने के संभावना ज्यादा है, और बैंक की जो एक समस्या रहती है एनपीए की, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, वो कम की जा सके। पहली चीज समझिए। ठीक है, तो सरकार यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी दे रही है उन लोनों पे जो कि बैंक दे रहे हैं, जो कमर्शियल बैंक दे रहे हैं। देखिए समझिएगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसको हम बोलते हैं एनबीएफसी या एनबीएफआई। ठीक है, या आपका माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, क्या मतलब है? देखिए अब दो तीन बात समझिएगा। एक होता है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वो है जो आरबीआई के एक्ट के अंदर शेड्यूल्ड किए गए। शेड्यूल्ड का मतलब है लिस्ट करना, यानी कि बैंकों के नाम लिख दिए गए हैं, तो वह है शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई की जो एक्ट के अंदर आता है, पूछा गया हुआ एग्जाम में कि भाई शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक जो शेड्यूल्ड, सारे बैंक शेड्यूल्ड नहीं है, कुछ नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी हैं। ठीक है, लेकिन बस ये समझिए कि एक्ट के अंदर वो डाल दिए जाते हैं, लिस्ट बनी हुई है, वो क्या शेड्यूल्ड बैंक। तो ये लाइन जो आ रही है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गया। चलिए, एक होता है एनबीएफआई, एनबीएफसी या एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक ही बात है, नॉन बैंकिंग यानी कि वो कंपनियां जो लोन तो दे सकती हैं पर बैंक नहीं है, जो लोन तो दे सकती हैं बट बैंक नहीं है। जैसे कि बजाज ऑटो फाइनेंस, आप लैपटॉप लेने जाते हो, आपके पास मेरे पास बजाज का कार्ड है, तो बजाज लोन दे रहा है बट बजाज का बैंक नहीं है, तो बजाज एक्ट कर रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह से, जो लोन दे सकता है, लेकिन आप वहां जाके पैसा जमा नहीं कर सकते। ये बड़ा फर्क होता है एक बैंक में और एक एनबीएफआई में, कि बैंक में आप पैसा जमा कर सकते हो, चेक निकाल सकते हो, एफडी कर सकते हो, लेकिन जो आपका एनबीएफआई होता है वहां पे सिर्फ लोन ले सकते हो, लोन दे सकते हो, उसका रिटर्न वापस कर सकते हो। दोनों के काम अलग है। बैंक बड़ा है, बट ज्यादा काम करता है, और जो एनबीएफआई है वो लिमिटेड है, उनका काम है लोन देना, इजी लोन प्रोवाइड कराना, और उसके हिसाब से वो चलते हैं। एक वर्ड आता है माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, तो उस माइक्रो फाइनेंस के ऊपर आपको करना होता है। इसका मतलब कहता है छोटे, माइक्रो मींस छोटा, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसा फाइनेंस करना। ठीक है, कई कंपनियां होंगी जो छोटे लोन देती हैं कि बिजनेस कर सके या जो बेसिक जरूरतें हैं वो दे सकें। प्रॉब्लम इनके कैसा होता है? इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 24-25%, और ये सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि रिटर्न इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट होने से लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। वहीं अगर आप बैंक से लेते हो, जैसे आपने अगर होम लोन ले लिया तो 8-8.5% का पड़ता है, पीआई ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, पीएल ले लिया, तो वो आपका पड़ जाता है 14% का, लेकिन जब आप माइक्रो फाइनेंस से लेते हो तो 24-25% का पड़ता है। तो यहां पर बड़ी समस्या आती है। इसको थोड़ा मेंस में और हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने आपको समझा दिया यहां पर चीजों को लेकर। फिर आता है हाल में किस खिलाड़ी ने एचटीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसमें हमारे जो कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, जो हमारे आपके हॉकी के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, उनको ये मिला है। 26 साल के दुनिया चौथे खिलाड़ी हैं। इससे पहले नीदरलैंड के
जेमी डेवर और बेल्जियम के अर्थविन डोर को पहले ही ऐसे कर चुके हैं, यानी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, प्लेयर ऑफ द ईयर, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, FIH। रिसेंटली हाउ मेनी फीट हाई स्टैच्यू ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण वॉज अनवील्ड बाय अमित शाह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है अमित शाह जी ने? ये देखिए, आप वो देख रहे हैं, ये जेपी। अभी हम दो सवाल बनते हैं, एक तो पहला सवाल इसलिए देख लेते हैं, तो लगभग 14 फीट की है, लेकिन सवाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है हु इज जेपी नारायण। जेपी नारायण कौन है? जेपी कौन है? अगर हम अपना जीएस पढ़ते हैं, जेपी के 2-3 जगह पर नाम बहुत आता है। एक आपका आता है जेपी, आपके हिस्ट्री में आते हैं, ये बहुत बड़े लीडर रहे हैं। पहले तो 1934 के आसपास जब कांग्रेस के अंदर समाजवादी दल बनता है, सोशलिस्ट पार्टी बनती है कांग्रेस के अंदर, 1934 के अंदर सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, तो इसमें जेपी नारायण का पार्टिसिपेट होता है कांग्रेस में रहकर। सोशलिस्ट उस समय क्या, कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म की तरह थी, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक प्लेटफॉर्म थी, और कांग्रेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग विंग चलते थे। यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस से अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी स्टार्ट करते हैं, तो भी कांग्रेस से अलग नहीं होते हैं, वो कांग्रेस के अंदर रहते हैं। तो कांग्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, पार्टी नहीं थी। तो जेपी ने भी समाजवादी पार्टी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी जब बनाई तो उन्होंने कांग्रेस का इस्तेमाल किया। फिर इनका रोल 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब चूंकि गांधी वगैरह सब जेल चले गए थे, तो सेकंड स्ट्रिंग के नेता, दूसरे पंक्ति के नेताओं ने काफी पार्टिसिपेट किया था, और जेपी नारायण के पीछे पुलिस पड़ गई थी, ये भागे भागे फिर रहे थे, और उषा मेहता वगैरह लोग इनको हर दिन नई गाड़ियां प्रोवाइड करती थी कि जिससे कि बच सके। तो इनका रोल बहुत ज्यादा है। उसके बाद इन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम पर 1975 के आसपास, इमरजेंसी से लगने से जस्ट पहले, एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू होता है। उस समय एक माहौल बन गया था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल बन रहा था। गुजरात में एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू होता है कि एक कॉलेज के अंदर फीस की बढ़ोतरी हो जाती है, उसके विरोध में स्टूडेंट जो हैं वो मतलब धरना प्रदर्शन करना शुरू करते हैं, और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये एक तरह का हिंदुस्तान के सारे नेता जो छात्र हैं वो सड़क पे आ जाते हैं। गुजरात से शुरू हुआ, उसकी चिंगारी पूरी दुनिया में फैल जाती है। उधर जेपी जो है ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर थे, लेकिन वो किसी तरह से ये जो स्टूडेंट्स हैं, वो 75 साल के उसमें हो चुके होते जेपी, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर आप हमें लीडरशिप दो। जेपी भी उन बच्चों को लीडरशिप देते हैं। सेम कौन समझिए कि 2011 में अन्ना हजारे जब मूवमेंट शुरू हुआ, तो अन्ना हजारे इतने बुजुर्ग नेता थे, लेकिन उनके जो जितने भी फॉलोअर्स थे वो यंग था, यूथ था। सेम जेपी के साथ भी था। जेपी भले ही बुजुर्ग थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स जो थे वो बहुत ज्यादा यंग थे, और जेपी ने एक विजन दिया, वो है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, ये वर्ड संपूर्ण क्रांति कभी आएगा तो लिख देना, जेपी नारायण का संपूर्ण क्रांति, ठीक है, कि भैया पूरा बदल डालो, सब कुछ बदल डालो। तो ये था संपूर्ण क्रांति। और जेपी नारायण को फिर वो गिरफ्तार किया जाता है, उनको जेल में खड़ा, उसके बाद इमरजेंसी लग जाती है, और जेपी फिर कुछ साल तक जेल में रहते हैं। उसके बाद उनकी वो एक्सपायर कर जाते हैं। नेहरू से बहुत अच्छे संबंध थे इनके। इंदिरा गांधी को शुरू में अपनी बेटी मानते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पॉलिसीज उनको फिर पसंद नहीं आई, तो फिर एक वक्त जो कि इंदिरा गांधी बहुत रिगार्ड करती थी, वही इंदिरा गांधी जेपी के जस्ट मतलब 36 का आंकड़ा हो गया था इनके अंदर। तो जेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे जेपी है, विनोबा भावे हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा चीजों को याद रखने की कोशिश करिएगा। और आज आपका पीडीएफ खत्म हो गया है। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल टीचर गुरु जी का वहां पे आकर लेकर पढ़ सकते हैं।